साथ हूं मैं दीपा फिदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको खबर उत्तर प्रदेश से बता दें। उत्तर प्रदेश में आज हुई राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले पर स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बैठाने वाले 2 गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और अलग अलग जिलों से कुल 23 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। और एसटीएफ ने प्रयागराज से लेकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की और 23 मुन्ना भाइयों को धर दबोचा। दरअसल एसटीएफ की टीम ने अब तक 2 सॉल्वर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें नरेंद्र कुमार पटेल और शिक्षा माफिया केएन पटेल गैंग का नाम सामने आया है। इसके अलावा आपको बताया कि 12 मंडल मुख्यालयों के 501 परीक्षा केंद्रों पर लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सेंधमारी की भनक लगते ही यूपी एसटीएफ की अलग अलग यूनिट ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है, देखिए कि सॉल्वर गैंग के लोग परीक्षा में नकल कराने से लेकर पेपर लीक करने या किसी और की जगह बैठकर पेपर देने का काम करते थे और कर रहे हैं। दरअसल यूपी एसटीएफ ने अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी और जिसके बाद 23 सॉल्वर पकड़े गए। प्रयागराज में गैंग का सरगना समेत 6 लोग पकड़े गए, जिन्होंने 7 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए थे और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सभी को नकल कराने की तैयारी थी। प्रयागराज में एसटीएफ ने शिक्षा माफिया केएल पटेल के करीबी नरेंद्र कुमार पटेल और संदीप पटेल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एसटीएफ की टीम ने मास्टरमाइंड विजयकांत पटेल और उसके 2 सहयोगी दिनेश यादव और सोनू कुमार को भी पकड़ा। और वहीं वाराणसी से भी खबर है कि वाराणसी में एसटीएफ ने 4 सॉल्वर पकड़े हैं, तो कानपुर समेत बाकी जगहों पर भी ये कार्रवाई हुई है। अलग अलग जगहों से मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है। और वहीं इस धांधली को लेकर एबीपी गंगा ने कार्रवाई को अंजाम देने वाली यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से भी बात की है और उन्होंने बताया कि कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर भी हो चुका है। 12 जनपदों में 501 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था। इसमें एसटीएफ को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। इसमें नरेंद्र कुमार पटेल का गैंग जो कई लोगों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कराने का प्रयास कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जिन लोगों द्वारा इसके निर्देश पर परीक्षा दी जा रही थी उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रयागराज से विजयकांत पटेल नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो केएल पटेल पुराना शिक्षा अथवा नकल माफिया है, उसके गैंग से संबंधित है। यह भी एक ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा करके और पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास करा रहा था। हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर परीक्षा का पेपर लीक से इस कनेक्शन भी जोड़ा है और इसको लेकर ट्वीट भी किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि आज देखिए, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का ये आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है। और अखिलेश ने आगे कहा कि ये सरकार की चाल है जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए, लोगों को नौकरी ना मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बनकर रह जाएं। भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। तो देखिए, विपक्ष भी हमलावर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और सवाल भी दागे हैं और ये कहा है कि जो बच्चे आरोप लगाते थे, जो अभ्यर्थी आरोप लगाते थे कि जानबूझ के ये सब हो रहा है, तो अखिलेश यादव ने भी वही कहा है कि लगता है कि भाजपा की चाल है इसके पीछे। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विवेक का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से उनकी मौजूदगी है। विवेक, देखिए, हर परीक्षा, अब तो सवाल ये पूछा जा रहा है, अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं, साथ ही विपक्षी दल भी ये पूछ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो सकती जहां पर मुन्ना भाई ना पकड़े जाए, जहां पर पेपर लीक ना हो? एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और इसके साथ ही जो पूरे इंतजाम थे उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। विवेक,
दीपा देखिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। एसटीएफ के अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है, पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ नकल कराई गई है। ये एक नकल माफिया का तंत्र था जो एक्टिव है, और नकल कराने के पीछे जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है। मैंने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से बात की, मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कानून सब प्रशांत कुमार से बात की। पेपर लीक जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार कह रही है। एक वीडियो भी जारी किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक नहीं है। हालांकि अभी आगे की छानबीन जारी है, कुछ लोग और गिरफ्तार होने बाकी हैं। गिरफ्तारी के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि वाकई में ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि इस तरह का नेटवर्क बिना किसी बड़े शिक्षा माफिया के बगैर, बिना उसकी हेल्प के बगैर काम नहीं कर सकता है। बिहार से तार जुड़े हैं, बिहार में नकल माफिया बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी पूरे देश में जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ बिहार के सॉल्वर जाते हैं। तो बिहार से तार जुड़े हैं, एसटीएफ की एक टीम बिहार के भी संपर्क में है। वहाँ जो एसटीएफ है, वहाँ अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनके संपर्क में हैं, क्योंकि जो सॉल्वर पकड़े गए हैं वो बिहार के हैं, और हरियाणा के सोनीपत के कुछ 3 सॉल्वर बताए जा रहे हैं कि 3 सॉल्वर वहाँ के भी हैं। बिहार और हरियाणा के अलावा भी पूरे देश में जो जहाँ जहाँ इस तरह के नकल माफिया का नेटवर्क है, वहाँ एसटीएफ छानबीन कर रही है, बातचीत कर रही है पुलिस अधिकारियों से, और इस गैंग की जो गहराई है, जो जड़ें हैं, जो नींव है, उसको खोदने का काम कर रही है। बहुत सारे दो भी छोटे छोटे, यानी ये छोटे छोटे जो प्रयागराज में गैंग पकड़ा गया है, नरेंद्र पटेल का और उसके एक सहयोगी दूसरा गैंग है, ये छोटे गैंग हैं जो किसी बड़े गैंग के लिए ऑपरेट करते हैं। यानी एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए लेते हैं ये लोग परीक्षा पास कराने का। एक अभ्यर्थी से 7 ऐसे अभ्यर्थी अभी तक सामने आए हैं जिन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने 10 लाख रुपए। ठीक है विवेक, क्योंकि देखिए सबसे पहले परीक्षा पेपर लीक को लेकर, जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि ये कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो मुन्ना भाई पकड़े गए, सॉल्वर्स पकड़े गए, प्रयागराज से सबसे पहले खबर मिली। मोहम्मद मोइन भी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप भी विवेक बता रहे हैं कि कनेक्शन जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रयागराज से बहुत छोटे छोटे ऐसे गैंग के लोग भी बताए जा रहे हैं। मैं चाहूंगी मोहम्मद मोइन बताइएगा अभी अपडेट क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई और इनका कनेक्शन कहां से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में एसटीएफ ने अब तक आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जो माफिया के साथी हैं और आज का जो साल्वर गिरोह था उसके मास्टरमाइंड हैं, साथ ही कुछ अभ्यर्थी भी हैं। इन सभी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गई है, ब्लूटूथ बर्ड क्लेमर बरामद की गई है, एक कार बरामद की गई है, कई सिम कार्ड, मोबाइल फोन और कुछ नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है, लेकिन देखने का अपना अपना नजरिया है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने पेपर लीक का आरोप लगाया। हालांकि प्रयागराज में जिस जगह पर पेपर लीक का आरोप लगाया गया, वहां पुलिस और प्रशासन दोनों ने ही इन आरोपों को गलत बताया। ये कहा कि सिर्फ नकल करने के आरोप लगे थे और उस मामले में भी जांच बिठाई जा रही है। अगर गलती पाई जाएगी तो उस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी अमला है, जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश की गई थी, साल्वरों को बिठाने की कोशिश की गई थी और उन कोशिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। उससे पहले ही भंडाफोड़ कर दिया गया और जो गिरोह के सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रयागराज में आधा दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो एसटीएफ की टीम है और जो दूसरी एजेंसियां हैं, वो लगातार इन गिरफ्तार किए लोगों से पूछताछ कर रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि देर रात तक तमाम अन्य लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, कई लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है और तमाम कई नए तथ्य जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, कई नए खुलासे हो सकते हैं। मोहम्मद मोइन, आप नजर बना के रखिएगा। विवेक, आपसे भी आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चित्रकूट में चल रहे भाजपा के ट्रेनिंग कैंप का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे और शिविर में जुटे भाजपा पदाधिकारियों नेताओं को 2 साल बाद की चुनौती के लिए अभी से कमर कसने के निर्देश दिए। और 3 दिनों तक चले भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से रणनीतियों पर अमली जामा पहनाने का खाका भी तैयार कर लिया है। श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में 3 दिनों से चल रहे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। इस शुक्रवार को शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में यूपी भाजपा के सभी पदाधिकारियों के अलावा यूपी सरकार के मंत्रियों और केंद्र की मोदी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। आज प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिविर में शामिल होने चित्रकूट पहुंचे।
आगे बढ़ते हुए आम जनमानस तक सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाना होगा, तभी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसके चलते मिशन 2024 एकम्प्लिश होगा, यानी मिशन 2024 सफल हो सकता है। भाजपा के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर गहन मंथन हुआ, जिसमें पूरा फोकस यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा के कोर वोट बैंक यादव और जाटव समाज को भाजपा से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा आने वाले दिनों में भाजपा के तमाम कार्यक्रमों, अभियानों, योजनाओं को जनता के बीच मजबूती से ले जाने को लेकर प्रशिक्षण शिविर में मंथन हुआ। जिस ढंग से कार्यकर्ताओं के एक साथ रहना हुआ, यहाँ कुछ सीखने का अवसर मिला, बाबा कामतानाथ जी के दर्शन हुए, मंदाकिनी माँ के दर्शन हुए, आरती, बहुत अद्भुत दर्शन। 2024 के प्लान को लेकर क्या बात हुई, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक हम लोग अगर बैठे हैं तो 24 की बात भी की होगी, अच्छी बातें की हैं कि 24 में किस तरह एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीते। 2019 में हम करीब 49% से ऊपर थे और मुझे लगता है 100 पर ही जाएंगे, इस बार कम नहीं आएंगे। यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग की कमान संभाली और प्रशिक्षण शिविर में आए पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं को अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का संदेश दिया है। चित्रकूट से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की तरफ से 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन संख्या बल नहीं होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने आज ट्वीट करते घोषणा की है कि विधान परिषद उपचुनाव के लिए पार्टी ने पूर्वांचल से सपा नेता कीर्ति कौल को प्रत्याशी बनाया है और कीर्ति कौल पूर्वांचल के मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रह चुकी है और कीर्ति कौल आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने संख्या बल नहीं होते हुए भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी की विधान परिषद प्रत्याशी कीर्ति कौल 1 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के आदिवासी प्रत्याशी वाले दाव की तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी विधान परिषद के लिए महिला और आदिवासी प्रत्याशी वाला दाव यहां पर चल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आदिवासी प्रत्याशी उतारकर अखिलेश यादव बिना संख्या बल के कीर्ति कौल को विधान परिषद तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार काम में जुटे हुए हैं और आज फिर सुबह के वक्त ही डिप्टी सीएम अस्पताल में छापेमारी करने के लिए पहुंचे, जिससे अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। तो जैसी इमरजेंसी आती है सर, उसको वार्ड में अगर ठीक हो गया। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो बारीकी से अस्पताल की व्यवस्थाओं को चेक कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का ये दौरा चित्रकूट में है, जहां मंत्री जी सुबह 9 बजे ही जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। डॉक्टर से इंतजाम पूछे, रजिस्टर को भी चेक किया। इतना ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से भी फीडबैक लिया और इलाज के बारे में जानकारी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? इनको भी परेशानी हो तो क्या आ रही? अच्छा, अब फायदा है, कब लाएगा भाई? अब फायदा है? फायदा है? इसके बाद डिप्टी सीएम दूसरे मरीज के पास गए और बुजुर्ग मरीज का भी हालचाल जाना। दवाई है, फायदा है दवाई से? डॉक्टर साहब ठीक से देख रहे हैं और आप साथ में ठीक से इलाज हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में लापरवाही मिलने पर डॉक्टर्स को सख्त निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल की वायरिंग में खामियां मिलने पर उसे दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब फटाफट देखिए इस वक्त की 7 बड़ी खबरें। मन की बात में पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाएं तिरंगा, 13 से 15 अगस्त तक घरों पर भी फहराएं तिरंगा। गोवा के पणजी में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव तस्करी के ज्वलंत मुद्दे के बारे में जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहाड़ों पर बादल फटा, वातरांग और खैरीबल के इलाके में भरा पानी, सुरक्षा बांध को नुकसान पहुंचा, जानमाल का नुकसान नहीं।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी इरशाद अहमद भट्ट को मार गिराया। AK-47, 2 मैगजीन, 30 कारतूस बरामद। बेंगलुरु के फाजिल मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी। हत्या में इस्तेमाल कार का मालिक अजीत गिरफ्तार हुआ। CCTV में कैद हुई थी कार। गुरुग्राम में मांस की दुकानें और बूचड़खाने 24 अगस्त तक के लिए बंद रहेंगे। जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते लिया गया फैसला। कर्नाटक में 8 दिनों के अंदर 3 हत्या से जिले में राजनीति गरमाई। बेंगलुरु में ABVP के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। अब देख रहे हैं सत्याग्रह, आगे बढ़ते हैं। फरार चल रहे सुबह विधायक अब्बास अंसारी की बढ़ती मुश्किलें और अपनी संपत्ति की कुर्की होने के बाद आज बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। और मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए अपने परिवार का बचाव करते हुए बिना नाम लिए हुए यूपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने के लिए आज उसके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी बांदा पहुंचे। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलते ही बिना नाम लिए सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। बड़े बड़े सूरमा जो मंत्री और महामंत्री और कई विभाग के मंत्री, उनको पराजित करके जनता हमको भेजती है। तो जब हम जा करके गरीबों के कल्याण की, गरीबों के हक की बात करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। हफ्ते भर पहले ही यूपी सरकार अफजाल अंसारी की करीब 15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी थी। और इस कार्रवाई के बारे में जब अफजाल अंसारी से सवाल किया गया तो उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया कि मौजूदा हालात उनके खिलाफ हैं। वो पथ क्या, अब पथिक कुशलता क्या। जिस पथ पर पसरे सूल न हो और नाविक की धैर्य कुशलता का क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर लगे आरोपों पर भी अफजाल अंसारी ने कहा है कि उनका परिवार अब्बास की बेगुनाही अदालत में साबित करेगा। उन्होंने अपनी बात भी वापस ले ली थी। सरकार बदले की भावना से अब ये इसको बदले की भावना कहा जाएगा जब कोई खुद ही कहता है कि ये एक मॉडल है। मॉडल का मतलब रोल मॉडल। तो अब जनता के सामने जो समस्या है भूखमरी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ और अपने परिवार वालों पर कसते कानूनी शिकंजे को भी यूपी सरकार का महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दिया। लेकिन कुर्की की कार्रवाई के बाद अफजाल अंसारी आज सीधे सवालों के जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर जवाब देते हुए दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब से अगर आपको कभी ब्लड बैंक से खून लेना हुआ या कभी जरूरत भी पड़े तो सावधान हो जाइए। बिल्कुल, क्योंकि जो खून आप जिंदगी बचाने के लिए लेंगे वो कहीं जानलेवा ना बन जाए। खून से खिलवाड़ पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या आपने कभी ब्लड बैंक से खून खरीदा है? क्या आपने खून के नाम पर खिलवाड़ देखा है? आपका जवाब हाँ में हो या ना में हो, लेकिन ये रिपोर्ट आपको सावधान कर देगी। बहराइच में जो खिलवाड़ सामने आया है वो हैरान कर देगा। दरअसल बहराइच में हसन नाम की प्राइवेट ब्लड बैंक में खून का सौदा होता था, लेकिन ये सौदा खून का नहीं जिंदगी से होता था। क्योंकि यहाँ जो खून मिलता है वो जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी खतरे में डालने वाला है। यानी इस ब्लड बैंक का खून मरीजों को चढ़ाने लायक है ही नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर साहब की टीम ने छापा मारा था और छापेमारी में उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे, उसको जांच के लिए भेजा था लखनऊ। जांच में जो सैंपल भेजी गई थी वो ब्लड संक्रमित पाई गई और वो यूनिट ट्रांसफ्यूजन लायक नहीं पाई गई। दरअसल ड्रग आयुक्त और सीएमओ की जॉइंट टीम ने इस ब्लड बैंक पर छापेमारी की थी। यहाँ मिले 39 यूनिट खून की SGPGI लखनऊ की जांच में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। यानी कि सीधे शब्दों में ये जान लीजिए, ये जान से सीधा सीधा खिलवाड़ है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे ये प्राइवेट ब्लड बैंक धड़ल्ले से खून का व्यापार कर जिंदगी खतरे में डाल रहा था।
इस लापरवाही के पीछे ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर का हाथ माना जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि खुलासे के बाद भी इस ब्लड बैंक पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है सहारनपुर से, जहां हिरासत में लिए गए छात्र को एनआईए ने छोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए ने दारुल उलूम देवबंद के छात्र फारूक को छोड़ दिया है, जिसमें कई घंटों की पूछताछ भी उससे की गई है। दरअसल कर्नाटक के रहने वाले इस छात्र को शक के आधार पर एनआईए ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छात्र को बेकसूर मानते हुए उसे रिहा किया गया। और एनआईए को शक था कि ये छात्र कई ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा था जिसका कनेक्शन बांग्लादेश से था, और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जांच एजेंसी ने शक के लिहाज से ये कदम उठाया था। लेकिन अब देखिए, हिरासत में जो छात्र लिया गया था उसे छोड़ दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब पहाड़ी इलाकों में बरसात ना हो रही, लेकिन पहाड़ों पर बारिश से पैदा हुई मुसीबत अब नदियों के जरिए मैदानी इलाकों में ट्रांसफर हो रही है। जी हां, बारिश से नदियों का वेग अब यूपी के कई जिलों में सैलाब बनकर बढ़ता जा रहा है। देखिए अमरोहा से ये खास रिपोर्ट। कभी गाड़ी पर नाव तो कभी नाव पर गाड़ी की कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने अमरोहा में इस कहावत को सही साबित कर दिया है। जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गांव सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से आवाजाही के लिए नाव के सिवाय अब कोई रास्ता ग्रामीणों के पास नहीं बचा है। डोंगी से करते हैं। सुबह डूब गया, हम डोंगी में ये नाव गिर गई थी। ये मोटरसाइकिल गिर गई थी डोंगी में से। अच्छा, पानी के अंदर। तो कितने गाँव ऐसे हैं जो ये 15-20 गाँव हैं। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अमरोहा में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और हालात ये है कि अब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर रह गया है। लेकिन तेजी से बढ़ते पानी का असर अब अमरोहा के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। डोंगी से करते हैं साहब। तो पैसे लेते डोंगी वाले? नहीं, हमसे तो आज तक कोई पैसा नहीं दिया। नहीं लेते? रिश्तेदार बता देते हैं, वो के लिए हम तो इकट्ठे पैसे उनसे ले लेंगे, इसलिए कोई पैसा नहीं लेता। गंगा के तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से कटान भी तेज हो गया है, जिससे निपटने के लिए जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। और तटवर्ती इलाकों में जिला प्रशासन ने कटान रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, ताकि आने वाले दिनों में हालात बिगड़ने पर नुकसान को रोका ना जा सके तो कम जरूर किया जाए। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर में बारिश के बाद बदल चुके हैं हालात। उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर अब सहारनपुर में भी दिखाई पड़ने लगा है, जहां बरसाती नदी भी डरावनी लगने लगी है। और इसी बरसाती नदी में आज एक कार फंस गई, और तमाम कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी लहरों को पार नहीं कर पाई तो ड्राइवर गाड़ी नदी में ही छोड़कर बाहर निकल गया। बाढ़ और बारिश ने इन दिनों सहारनपुर में किस कदर मुसीबत खड़ी कर रखी है, इसका अंदाजा ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये सहारनपुर के बादशाही बाग इलाके की तस्वीर है, जहां एक भारी बारिश के चलते एक बरसाती नदी का बहाव इस कदर खतरनाक हो गया कि इसमें एक कार फंस गई। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर के पास बहने वाली बरसाती नदी भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते उफान पर है, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं को नदी की लहरों के बीच से निकालने के लिए पुलिसकर्मियों को आना पड़ा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक एक करके महिलाओं और बच्चों को नदी पार करवाई। सहारनपुर में बारिश की वजह से सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी इंतजामों की पोल खुल गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियां पानी में डूब गई और पानी के बीच ही लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सहारनपुर की ये तस्वीरें थोड़ी सी बारिश में ही शहर का हाल बयां कर रही हैं
कि शासन के तमाम निर्देशों के बावजूद नगर पालिका ने जल भराव से निपटने के लिए क्या तैयारियां की होंगी। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं मेरठ के हस्तिनापुर की, जो महाभारत काल के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इन दिनों यहाँ के लोग एक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दरअसल हस्तिनापुर में भ्रष्टाचार की कलई खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगतने को मजबूर। ये मेरठ के हस्तिनापुर का हाल है, जहाँ गंगा पुल की अप्रोच रोड धंसने से स्टेट हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि हस्तिनापुर से बिजनौर को जोड़ने वाला जो भीकुंड पुल है और जो हस्तिनापुर गंगा पुल बोला जाता है, उसकी देखिए अप्रोच रोड यहां पर ढह गई है और इसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। यानी अब आपको चांदपुर, जसपुर जाने के लिए, काशीपुर जाने के लिए काफी लंबा सफर यहां से तय करना पड़ेगा। यदि आप चांदपुर जा रहे हैं तो अब आपको घूमकर जाना पड़ेगा, यानी 80 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है वो आपका लंबा हो गया है। ये हालात न सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से है, बल्कि लापरवाही भी साफ नजर आती है। नतीजा ये हुआ कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से अप्रोच रोड गंगा का वेग नहीं सह पाई। आलम ये है कि पास जाने के लिए भी कई किलोमीटर घूमकर आना पड़ेगा। चूंकि इन लोगों के जो मवेशी हैं वो पुल के परली पार बंधे हुए हैं और ऐसे में जो दूध की आपूर्ति है वो कैसे की जाए, इसके लिए आप ये देखिए कि यहाँ अब जो दूध का जो ये छोटे वाला ड्रम है, देखिए कि वो यहाँ इस गंगा के पुल के नीचे की तरफ उतरे और यहाँ इसी तरीके से जो दूध है उसकी सप्लाई यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए, लेकिन ये अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी तरीके से यहाँ पर दूध या अन्य कोई चीज़ है उसकी आपूर्ति एक तरफ से दूसरी और दूसरी तरफ से इधर की तरफ यहाँ पर की जा रही है। हस्तिनापुर गंगा पुल की अप्रोच रोड धंसने के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। मजबूरी में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर दूध की सप्लाई कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अप्रोच रोड और इस पुल को जोड़ने के लिए ये देखिए जो सरिया है, ये देखिए कितनी हल्की क्वालिटी का लगाया गया है। आपको लगता है इतना बड़ा सेतु निगम ने पुल बनाया और इससे अप्रोच रोड को जोड़ा जाना था, तो ये सरिया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था और थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए था ताकि दोनों अप्रोच रोड और पुल को जोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ किसी ने जहमत नहीं उठाई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अब फोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जो मेरठ के डीएम है दीपक मीणा, वो खुद मौके पर पहुंचे थे और यहाँ इसको जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। दरअसल कुछ लोगों के मवेशी भी पुल के दूसरी तरफ फंसे हैं और कुछ किसान भी। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर दूध की सप्लाई कर रहे हैं। कितनी आपको दिक्कत हो रही है अप्रोच रोड? बहुत काफी दिक्कत है जी, हमारा गन्ना गिरा पड़ा है और उसकी बंधाई करने के लिए हम जा रहे थे। अब हम कैसे जाएं जी बताओ? अच्छा, हाँ जी, हम बंधाई करने के लिए जा रहे थे, हमारा गन्ना बिल्कुल ऐसे लेटा पड़ा है जी। तमाम दिक्कत है। कुछ और लोग हैं। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं तो रहने वाला काशीपुर का हूँ। अच्छा। और अभी मैं मेरठ से चांदपुर नूरपुर होते हुए काशीपुर जाना था, 40 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर आया हूँ। हाँ। और इस पुल के टूटने की वजह से मैं फंस गया हूँ। हाँ। मैं न उधर जा सकता हूँ न इधर जा सकता हूँ। भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ लोगों की जान आफत में बनाई है, क्योंकि इन हालातों के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी साफ तौर पर जिम्मेदार हैं। देखना ये होगा कि योगी राज में ऐसी बड़ी लापरवाही करने वाले पीडब्ल्यूडी के अफसरों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। यूपी में कई जगह पर बारिश हो रही है, जिससे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि इस बारिश ने हर बार की तरह इस बार भी सरकारी दावों की पोल खोल दी। ये तस्वीरें इटावा की हैं, जहां हल्की बारिश में ही लोगों की जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। यहाँ लोग ना चाहकर भी सालों से ऐसे ही जीवन जीने को मजबूर हैं। यूं तो इटावा मुलायम सिंह, अखिलेश और शिवपाल यादव का गृह जनपद है, लेकिन बारिश में यहाँ की सड़कें दरिया बन जाती हैं। सालों से ये इलाके बदहाली के आंसू रो रहे हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी हर बार हालात ऐसे ही हो जाते हैं। तेज बारिश होती है लगातार,
शहर के अंदर या किसी भी स्थान पर, तो वो फिर पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है उससे पानी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मतलब बारिश स्लो होती है तब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता नालियों से निकलना शुरू होता है। 1-2 घंटे में वो गलियां खाली हो जाती हैं। वहीं सोनभद्र में भी कुछ देर की बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा देती है, जिसका अंदाजा आप इस स्कूल से लगा सकते हैं। रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के और गाई गांव का ये सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। कैसे आप देखें है वहाँ नाली बंद हो गई है, जो है कि वहाँ जिसका किसान है वहाँ माथे बंद कर दिए हैं और हम लोग के घर में पूरा पानी भर गया है। सर जी बतावे हम कैसे अपन उठे बच्चा लेके चुराई खाब हम कैसे रहो। स्कूल में पानी भर जाने से बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो गई है। अब प्रशासन जल्द समस्या से निजात दिलाने की बात कह रहा है। तो वहाँ पर मैंने भी वीडियोस आपको भेज दिया है कि यहाँ पर विद्यालय में यदि है तो यदि परमानेंट सोल्यूशन के तहत कोई ढाल वगैरह द्वारा देके कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम पे कार्रवाई करें, अन्यथा तुरंत के लिए वहाँ पर एक जेनसेट लगवा के वो पानी को तुरंत विद्यालय से निकलवा दें। में बहुत कल और परसों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, उसकी वजह से कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर पानी लग जाता है और वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के वश भी है। सोनभद्र जैसा ही हाल शामली में भी है, जहाँ कुछ ही घंटों की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह पर कई फीट का जल भराव हो गया और सड़कें समंदर की तरह नजर आने लगी। हर बार मानसून के मौसम में लोग बदहाली के आंसू बहाते हैं, लेकिन करोड़ों खर्च कर बड़े बड़े दावे करने वाले दुरुस्त इंतजाम नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी दिया जा सके और इसके लिए मिड डे मील योजना चलाई जाती है। लेकिन कुछ घोटालेबाज ऐसे भी हैं जो नौनिहालों के निवाले पर भी डाका डालने से नहीं चूकते। चावल और गेहूं से भरी ये बोरियां बस्ती के डारीडीह परिषदीय विद्यालय में बच्चों का मिड डे मील बनाने के लिए लाई गई थी, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ने अपनी जेब भरने के लिए बच्चों का राशन तक बेच डाला। हालांकि जब अनाज की ये बोरियां खरीदने के बाद जैसे ही खरीदार इन्हें गाड़ी में लदवाने लगा, तभी गांव वालों ने उसे दबोच लिया और सारा का सारा मामला सामने आ गया। कितने रुपए किलो ले रहे थे? 19 रुपए। क्या? गेहूं और चावल? 16 रुपए। मिड डे मील का राशन बेचने का मामला सामने आने के बाद डारीडीह परिषदीय विद्यालय की प्रिंसिपल सरोज सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अनाज सड़ गया था और इसलिए उन्होंने इसे बेचा था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिपल सरोज सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई है, उसका वीडियो भी आया था, जिसको संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ की प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया है और उस पर जाँच बैठा दी गई है। जाँच की रिपोर्ट आती है तुरंत उस पर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बस्ती शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि स्कूल में बच्चों के लिए लाया गया राशन स्कूल की प्रिंसिपल ही बाजार में बेचती रही, तो इसकी जानकारी स्थानीय शिक्षा विभाग को पहले क्यों नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अभी तक की टॉप 7। पतराचौल घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत से राउत गए। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी का छापा। पतराचौल घोटाले में छापेमारी, घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थिव चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है नई जानकारी। बीरभूम में अर्पिता के एक और घर का खुलासा हुआ। एमपी के रतलाम में कन्या प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ने बच्चियों को बेरहमी से पीटा। अक्षर नहीं पढ़ने पर शिक्षक ने बच्चियों को मारा। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने जांच शुरू की। एमपी के इंदौर में चर्चित व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। अलग अलग धाराओं में 5 लोगों को दोषी मानते हुए अदालत ने 7 लोगों की सजा सुनाई। चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लगातार हो रही है छापेमारी। द्वारका में अवैध मांझा बेच रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 41 रॉड और अवैध मांझा भी बरामद। मुंबई में सनकी वॉचमैन ने महिला को 20 मंजिल की छत से नीचे फेंका। महिला 18वें मंजिल की बालकनी में फंसी, जिससे बची उसकी जान। वॉचमैन ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप।
अब देख रहे हैं सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। करीब 2 साल बाद कांवड़ यात्रा निकल रही है, जिसको लेकर उत्साह साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सरकार भी कांवड़ियों का हौसला बढ़ा रही है और जगह जगह पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, जिससे शिव भक्त काफी खुश हैं। शिव के भक्तों पर फूलों की बारिश, कांवड़ियों के स्वागत में लगी सरकार। योगी सरकार कांवड़ियों की हौसला अफजाई खास अंदाज में कर रही है। फूलों की बारिश से शिव भक्त भी गदगद नजर आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कांवड़ियों के रास्ते पर फूल बिछाए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घंटों तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा को लेकर भी यूपी की योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह हेलीकॉप्टरों के जरिए कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जा रही है। सिर्फ संगम नगरी ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर कांवड़िए इस सम्मान से बेहद खुश दिखाई दिए और झूमते गाते नजर आए। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जाते हैं, तो उन्हीं का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही उनको सुरक्षा के टिप्स भी दिए जा रहे हैं और शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया जा रहा है कि जो भी रास्ते पे है तो तेज ध्वनि ना हो। कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा मुरादाबाद के कटघर में भी दिखाई दिया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया और भाईचारे की मिसाल पेश की। शिव भक्तों कांवड़ भाइयों के ऊपर फूल वर्षा की है और ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं सब एक भाई हैं। मुरादाबाद के मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पे आज तीसरे सोमवार पे जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कराई। पुलिस विभाग द्वारा कैंप लगाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।